हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी के बच्चे? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, क्लास हमारी चल रही है औसत, और आज हम लोगों की क्लास नंबर 7। कल हम इस चैप्टर को लास्ट कर देंगे 8 क्लास। हालांकि नॉर्मली औसत में 5 से 6 क्लास मैं कराता हूँ, लेकिन वो क्लास का जो लेंथ होती है, जो टाइमिंग होता है, वो 1.5 घंटे होता है। तो उसी एवरेज को अगर देखें तो आप लोगों की 7 से 8 क्लास गई हैं। क्लास ज़्यादा हुई, इस बात से मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। अच्छे से समझ में आया और बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हमने किए, इस बात से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो चलिए, कल हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे और परसों से अपना एक नया चैप्टर एलसीएम हम शुरू करेंगे। ठीक है भैया? तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल जहाँ से क्लास ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू करते हैं। टाइप नंबर 9 हम लोगों का चल रहा था, ये ऑलरेडी रनिंग में था कल का टाइप। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और इसके 2 क्वेश्चंस मेरे पास अभी बचे हुए हैं। उसके बाद फिर हम अपने अगले 10वें टाइप की तरफ चलेंगे, जिसमें क्रिकेट से संबंधित हम सवाल करेंगे ना। क्रिकेट से संबंधित सवाल है ना, आपने देखा होगा एवरेज में, अगर आप पहले से पढ़े हुए और नहीं हो तो कोई दिक्कत तब भी आपको नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, सवाल एक बार पढ़ेंगे। ये कल का ही टाइप है जो कंटिन्यू है। 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, इनको करके फिर हम क्रिकेट की तरफ जाएंगे। सवाल है, 4 संख्याएं हैं WXYZ, इनको आरोही क्रम, व्हाट डू यू मीन बाय आरोही क्रम? इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, व्यवस्थित किया गया है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 22 है। ओके, सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत 28 है। वेरी गुड। तो आपसे पूछा है बताओ परास क्या होगा। हालांकि ये चीज हम जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन अभी परास अगर मैं आपको बताऊं, मान लो कोई संख्या मैंने लिखी, मैंने लिखा 2 3 5 7 9, मैंने इन संख्याओं का आपसे परास, और इंग्लिश में अगर कहें तो रेंज, अगर मैं रेंज आपसे पूछूंगा तो बच्चे रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस। तो 9 में से 2 गया, कितना जाएगा? 7। यही होता है रेंज, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस ही रेंज, या फिर हिंदी में जिसको परास बोलते हैं। अब उसने कहा भाई मेरे पास 4 संख्याएं WXYZ और ये सभी के सभी आरोही क्रम में है। आरोही यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर मैं ये सारी संख्या लिखूं तो WXYZ, तो ये अगर इंक्रीजिंग यानी कि आरोही क्रम में है, तो बच्चे जो W होगा, सामने देखेंगे, जो W होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, और जो Z होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये आरोही क्रम इंक्रीजिंग में लगे हुए हैं। ये सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, और ये सबसे बड़ी संख्या है। बात क्लियर है? यस। अब उसने कहा कि सबसे छोटी 3 संख्याओं का जो औसत है वो 22 है। तो सबसे छोटी 3 संख्या कौन सी है भाई साहब? ये 3 संख्या है। अगर इनका औसत 22 है तो इनका योग कितना होगा? W प्लस एक्स प्लस वाई। इनका योग कितना हो जाएगा? 3 गुणा 22। आप कहेंगे सर इनका जो योग है ना वो 66 हो जाएगा, 66, सबसे छोटी 3 का। उसने कहा सबसे बड़ी जो 3 है उनका औसत 28 है, तो सबसे बड़ी 3 का योग कितना हो जाएगा? ये सबसे बड़ी 3 है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड। अगर इनका औसत 28 है तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग है 84। चलो ये चीज भी क्लियर है बच्चे। अगर मैं बात कर रहा हूं परास की, सुनते रहना, मैंने अभी आपको बताया परास यानी कि जो रेंज होता है वो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी का डिफरेंस होता है। अब मैं जानता हूं यहां तो सबसे बड़ी संख्या Z है और सबसे छोटी संख्या W है, तो इसकी अगर मैं रेंज यानी कि परास की बात करूं तो परास जो होगा वो Z माइनस W होगा। भाई सबसे बड़ी संख्या Z है, सबसे छोटी संख्या W है, तो Z माइनस W ही परास यानी कि रेंज होगा। तो मुझे यहां से Z माइनस W चाहिए, तो मैं इस पूरे समीकरण में से ये वाला माइनस कर दूंगा। बच्चे कल मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया भी था इस तरीके का, तो जब मैं ये माइनस करूंगा तो जो दोनों में कॉमन है वो आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या? Z, और माइनस कर रहा हूं तो Z माइनस W,
और 84 में से आप 66 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18। तो आपका Z माइनस डब्ल्यू ही क्या है? Z माइनस डब्ल्यू ही रेंज है, या फिर हिंदी में जिसको परास बोलते हैं। आप कहेंगे सर वो 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। तो ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी, जहां पर चीजें मिक्स करके आपको दे दी जाती हैं और बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या है और इसको कैसे करें। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर हम अपने अगले टाइप क्रिकेट से संबंधित सवालों पर चलेंगे। आसान है वो भी, और कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। वो तराजू वाला कॉन्सेप्ट कह लो या योग वाला कॉन्सेप्ट कह लो, वही लगना है क्रिकेट में भी। लेकिन बच्चे बोलते हैं सर क्रिकेट क्रिकेट से वाले क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने उस टाइप को थोड़ा सा अलग कर दिया है। आपको सब कुछ वही मिलेगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखेंगे स्नेहा को 16 परीक्षाओं में औसत जो है 25 अंक मिले, प्रियल को 23 अंक मिले हैं एवरेज। लेकिन प्रियल यानी कि उसने केवल 12 परीक्षाओं में भाग लिया। तो यहां से यहां तक का क्वेश्चन अगर मैं समझूं तो मैं देख पा रहा हूं कि स्नेहा है, उसने 16 परीक्षाएं दी और उसके एवरेज है 25। स्नेहा का योग हम निकाल सकते हैं। सेकंड पर्सन है प्रियल, और प्रियल ने 12 परीक्षाएं दी हैं। स्नेहा ने 16 परीक्षाएं दी थे, 16 एग्जाम दिए थे, प्रियल ने केवल 12 दिए हैं, और 12 में उसका एवरेज है 23। अब सवाल ने कहा प्रियल को स्नेहा के प्रदर्शन के बराबर पहुंचने के लिए शेष 4 परीक्षाओं में कितने एवरेज अंक लाने होंगे। सवाल जस्ट रीड आउट करना है, और जो सवाल ने कहा, जो स्टेप मैंने आपको बताए मैं कर रहा हूं वही कर रहे हैं, और सवाल में कुछ है ही नहीं। मैंने पहला स्टेप आपको फर्स्ट क्लास से क्या याद करवाता आया हूं कि जहां भी आपको संख्या और औसत दे, आप क्या करेंगे? आप तुरंत योग निकालेंगे। बात अगर मैं बच्चे स्नेहा की करूं, तो स्नेहा के अगर 16 परीक्षाओं में एवरेज 25 है तो 16 का योग कितना हो जाएगा? 16 गुणा 25। आप कहेंगे सर 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40। सर 16 परीक्षाओं में स्नेहा के जो कुल नंबर है, टोटल नंबर है, वो 400 है। बात अगर मैं प्रियल की करूं तो प्रियल ने तो केवल 12 एग्जाम दिए हैं और उसका एवरेज 23 है। तो प्रियल का योग कितना हो जाएगा? 12 गुणा 23। आप कहेंगे सर 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 3 27। भैया प्रियल के 276 अंक हैं। यहां तक आप सभी लोगों ने कर लिया। अब सवाल की लैंग्वेज पढ़ो आगे। सवाल को देखकर सवाल का टाइप अगर रटोगे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं मार खा जाओगे। मैं सच बता रहा हूं। हर सवाल को एक नए सवाल की तरह पढ़ो, उसमें सोचो इसमें कुछ नया पूछ रहा होगा, तो जो रटने वाली आदत है ना वो कम हो जाएगी। अगर ये दिमाग में रखा कि यार इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे होगा, इस टाइप का ऐसे, इस टाइप का ऐसे, इनसे अलग कुछ आया, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। वो रहा तो फिर तो दिक्कत होने ही वाली है। अब यहां से सवाल को पढ़ो बच्चे। उसने कहा प्रियल को स्नेहा के प्रदर्शन के बराबर पहुंचना है, यानी कि अगर स्नेहा के नंबर 400 है ना, तो प्रियल को भी 400 नंबर कंप्लीट करने हैं अपने। स्नेहा ने पूरे 16 एग्जाम दिए हैं और प्रियल ने केवल 12 दिए हैं। तो सवाल ने कहा जो शेष 4 परीक्षाएं हैं उनमें प्रियल का एवरेज क्या होना चाहिए। सबसे पहले बताओ कि प्रियल को 400 अंक लाने के लिए कितने और नंबर चाहिए। आप कहेंगे सर 400 माइनस 276 कर दो, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 2 गया 1। आप कहेंगे सर 4 एग्जाम में प्रियल को 124 नंबर लाने होंगे। तो 4 एग्जाम बच गए हैं प्रियल के, भाई 12 में उसके टोटल 276 हैं, स्नेहा के 16 में 400 हैं। सवाल कह रहा है कि स्नेहा और प्रियल के बराबर नंबर होने चाहिए, प्रदर्शन बराबर होना चाहिए। तो जो बाकी 4 एग्जाम बच गए हैं उनमें एवरेज क्या होगा। मैंने पहले योग निकाल लिया कि भाई 276 से 400 जाने के लिए अभी प्रियल को 124 नंबर और चाहिए, और प्रियल के पास अभी 4 एग्जाम और बचे हुए हैं। तो 4 एग्जाम में उसे 124 नंबर लाने हैं। तो भैया एवरेज कितना हो जाएगा? 124 बटे संख्या कितनी है? 4। 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी कि प्रियल का जो एवरेज है बाकी 4 एग्जाम में वो 31 होना चाहिए।
तो ये सवाल कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ नए ही बनते हैं, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, नहीं तो फिर एग्जाम में हम लोग इसी जजमेंट में रहते हैं, यार ये टाइप का क्वेश्चन सर ने नहीं कराया, ये टाइप नहीं कराया, ये एग्जाम में आ गया, ये टाइप नहीं कराया। वो मेंटेलिटी उन बच्चों की होती है जो केवल टाइप को ही रट के जाते हैं, जिन्होंने बेसिक्स सीखे, जिन्होंने चीज़ों पे प्रैक्टिस की, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किए अपने। मैं कह रहा हूँ वो बच्चा अपने बेसिक्स लगा के हर सवाल को करके आ जाएगा एग्जाम में, चाहे वो कैसा भी हो। तो इस चैप्टर में मैंने आपके बेसिक्स बिल्कुल मजबूत कर दिए हैं, इसीलिए मैंने इसको 7-8 क्लास में कंप्लीट किया है, नहीं तो 4 या 5 क्लास में निपटा के आगे बढ़ सकता था मैं भी। तो बच्चे, जिस भी बैच में मैं पढ़ाता हूँ, मेरी थोड़ी सी स्पेशल बात यही है, मैं किसी भी बैच में पढ़ाऊँ, चाहे वो बैच कम बच्चों का हो, चाहे वो ज़्यादा का हो, चाहे वो एवरेज का हो, चाहे बहुत सारे बच्चों का, लाखों बच्चों का बैच भी मैंने पढ़ाया है, और कुछ हज़ारों बच्चों का बैच भी, कुछ 100 बच्चों का बैच ही मैंने पढ़ाया है। मेरी स्पेशलिटी रहती है, मैं कभी अपना फ्लो चेंज नहीं करता, या ये नहीं चेंज करता कि यार कम बच्चे हैं, इनको कम क्लास में कंप्लीट करा के आगे बढ़ाऊँ। मेरा मतलब है कि अगर मेरे पास 10 बच्चे भी बैठ के पढ़ रहे हैं ना, एटलीस्ट वो 10 बच्चे ना संतुष्ट रहें चीज़ों को, क्योंकि वो 10 बच्चे 10 घर हैं, और 10 घर का मतलब है एक बच्चे के घर में अगर 5 मेंबर हैं तो 50 लोगों का जीवन मेरे ऊपर निर्भर है मैथमेटिक्स को लेकर। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, तो उस चीज़ से आप बेफिक्र रहो। बस आपका काम है, आपका जो उद्देश्य है उसके ऊपर काम करना, मेहनत करना, वो आपका काम है। हम आपके साथ हैं, हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, तो अप्लाई करना, उसके ऊपर मेहनत करना, वो आपका काम है। ओके, चलिए बच्चे, अब आते हैं अगले टाइप नंबर 10 पे, और इसमें जो हम करेंगे वो क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमारे आयु से संबंधित क्वेश्चंस भी बचे हुए हैं। आयु से संबंधित एक तो हमने रेशियो में किए थे, और आयु से संबंधित अब हमारे औसत में भी हैं, कि परिवार के इतने सदस्यों की औसत आयु इतनी है, ये है, वो है, वो भी अभी एक टाइप बचा हुआ है। इसलिए मैंने कहा भी कल की क्लास भी हम लोग करेंगे। आज हम टाइप 10 ही कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मेरे पास क्वेश्चंस हैं अभी 7-8 क्वेश्चन अभी हैं। तो देखिए, अगर ये कंप्लीट होकर अगला टाइप शुरू कर पाए तो 2-3 क्वेश्चन उसमें भी कर लेंगे। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है टाइप 10 का, क्रिकेट संबंधित क्वेश्चंस। इसमें सारे आपको मिलने वाले हैं। ओके, वेरी गुड। क्रिकेट की 10 पारियों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन 43 थे। उसने अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे कि ताकि उसका एवरेज 3 रन बढ़ जाए। देखो, जिन लोगों ने वो तराजू मेथड पढ़ा, वो इस सवाल को ऐसे मत पढ़ो। सामने देखो, अभी मैं आपका नजरिया थोड़ा सा बदलने वाला हूं। ये क्रिकेट वाला क्वेश्चन है ना, आप इसको ऐसे मत पढ़ो। आप पता है कैसे पढ़ो, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। आप ऐसे पढ़ो कि 10 लोग तराजू में बैठे हुए हैं और उनका एवरेज 43 है। 10 लोग तराजू में बैठे हुए हैं, एवरेज 43 है। अब एक अगल बाहर से व्यक्ति आया, अगली पारी का मतलब है एक बाहर से व्यक्ति आया, और उसके आने से औसत 3 बढ़ गया। बताओ, जो बाहर से व्यक्ति आया है वो कितना वजन उसका होगा? ये वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है। बस इसका ना, इस क्वेश्चन के कपड़े उसने चेंज कर दिए, और तरीका वही है जो हम पढ़ते आए हैं इस चैप्टर में पहले से। देखिए, देखो, उसने कहा पहले इसको बेसिक से कर लेते हैं। क्रिकेट की 10 पारियों का बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का जो औसत है वो 43 है। बच्चे, अगर एवरेज 43 है तो योग कितना होगा? आप कहेंगे सर योग हो जाएगा 10 गुणा 43, योग हो जाएगा 430। होगा कि नहीं? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल होगा। अगर औसत 43 है 10 पारियों का, तो 10 पारियों का सम यानी कि योग हो जाएगा 430, यानी कि 10 गुणा 43। अब कह रहे अगली पारी में कितने रन उसने बनाए। भाई 430 तो उसके 10 पारियों तक थे। अगली पारी में मैं मान लेता हूं कि उसने रन जो बनाए हैं ना वो आर बनाए हैं। 11वीं पारी में आर रन बनाए, कह रहा है कि उसका एवरेज 3 रन बढ़ गया। बच्चे, बराबर पारियां कितनी हो गई हैं, जरा आप मुझे एक बार बताएंगे। 10 पारियां तो पहले थी, बात कर रहा है अगली पारी की, अगली पारी की। तो कितना हो गया? 11 पारी हो गई, गुणा
औसत कितना हो गया, 10 पारियों का औसत 43 था और औसत 3 बढ़ गया। एवरेज कितना हो गया, आप कहेंगे सर 43 में 3 जोड़ देंगे, सर एवरेज हो गया 46। तो नया योग ये हो जाएगा और इधर भी नया योग है, दोनों को मैंने बराबर कर दिया। तो आप कहेंगे 11 छिक्के 66, 11 चौक 44 और 6 50। तो यहां से नई पारी के रन कितने आ जाएंगे, आप कहेंगे सर 506 और उसमें से 430 माइनस कर देंगे, ये आएगा 6 और 7। भाई जो उसने 11वीं पारी है उसमें कितने रन बनाए हैं, 76। अब अगर इसे आप तराजू मेथड से करना चाहो तो तराजू मेथड मैंने आपको बताया था कि भैया तराजू का मतलब होता है सारी चीजों को बैलेंस आउट करना, सारी चीजों को बराबर रखना, बैलेंस आउट, बैलेंस बनाना, ये होता है तराजू का काम। अब मुझे पता है कि ये तराजू है, तराजू का एक पलड़ा है ये, अब ये मॉडर्न वाला तराजू है, अब वो वाले तराजू नहीं आते, अब इलेक्ट्रिक वाले तराजू हैं, तो ये इलेक्ट्रिक वाला तराजू है, ठीक है। इसके ऊपर ना 10 लोग बैठे हुए हैं और उनका जो एवरेज है वो 43 है। एवरेज कितना है, 43 है। 10 लोग बैठे हुए हैं तराजू, इतना बड़ा तराजू कहाँ से है, होते हैं तराजू धर्म कांटा नहीं होता जहाँ ट्रक के ट्रक का वजन होता है, मान लो। तो 10 लोग हैं, उनका जो एवरेज है 43 है। एक व्यक्ति बाहर से आया या फिर अगली पारी का मतलब है एक बाहर से एडिशन हुआ, एंट्री मारी एक ने, और एंट्री मारने पर जो एवरेज है ना, जो एवरेज है बच्चे वो +3 हो गया। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ वृद्धि कितनी हुई है, टोटल टोटल वृद्धि या टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ है। आप एक बात बताओ मुझे कि अगर औसत 3+ हुआ है, इसका मतलब है जितनी भी संख्याएं रही होंगी सारी की सारी +3 +3 +3 +3 हो गई होंगी, तभी तो औसत +3 हुआ। भाई ये तो टाइप हम अलग से पढ़ चुके हैं कि औसत में जितनी वृद्धि होती है प्रत्येक संख्या में भी उतनी ही वृद्धि होती है। तो यहां अगर एवरेज +3 हुआ है, इट मींस जितनी भी संख्याएं रही होंगी सब में +3 +3 +3 +3 हुआ होगा। संख्याएं कितनी है बच्चे, 10 पारियां तो पहले हैं, एक पारी और ऐड हो गई जो ये एंट्री मारी है, तो टोटल 11 पारियां हैं। तो 11 पारियां हैं, औसत कितना बढ़ा है, 3, तो भैया कुल वृद्धि हो गई 33 की। कुल वृद्धि कितने की हुई है, 33 की। यानी कि जो बाहर से एंट्री हो रही है ना वो 33 प्लस आ रहा होगा पुराने औसत से। तो नई जो पारी है, नई पारी है उसके रन कितने हो जाएंगे, पुराना औसत 43 है, उसमें 33 की वृद्धि कर दो। आप कहेंगे सर 76। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है, ओके। चलो वेरी गुड, ये चीज तो आपके दिलो दिमाग में जम चुकी है। ये सवाल करेंगे जरा और बताएंगे मुझे इसका जवाब क्या होगा। सवाल है 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत है। क्या औसत है हमें नहीं दिया, लेकिन उसने बोल दिया कि एक निश्चित औसत है। 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है जिससे उसका एवरेज 8 रन बढ़ जाता है। तो उसका नया औसत क्या होगा, 8 रन बढ़ने के बाद जो उसका एवरेज हुआ होगा वो कितना रहा होगा, ये आपसे पूछा है। सर 15 अप्रैल से यूट्यूब से प्रैक्टिस सेट होने वाला है, चैप्टर वाइज होगा, बताएं प्लीज। पता नहीं भाई, मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में दोस्त। देखो 9 पारियां हैं और उनका एक निश्चित एवरेज उसने बोला है, अब कितना है हमें नहीं पता, तो मैं कुछ मान लेता हूं। मैं मान लेता हूं 9 पारी का जो एवरेज है ना, 9 पारी का जो औसत है, बच्चे कुछ मान लेते हैं वो ए है। अगर 9 पारी का एवरेज ए है जो कि उसने बोला निश्चित है, तो मैंने मान लिया ए है। हमारा अगला काम क्या होना चाहिए, यस, अगर 9 पारी का एवरेज ए है तो हमें योग निकालना है, फिर सम निकालना है। तो 9 पारी का सम कितना हो जाएगा, 9 गुणा ए। बच्चा ये 9 पारी का योग हो गया। उसने कहा कि वह
10वीं पारी में 100 रन बनाता है, तो 9A तो उसका योग था 9 पारी तक का, और 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, तो भैया 10 पारी के टोटल रन हो गए उसके 9A प्लस 100, ये 10 पारी के टोटल रन हो गए। बराबर पारियां कितनी हो गई हैं अब 9 और एक 10वीं पारी, टोटल 10 पारी हो गई हैं, गुणा, और उसका जो एवरेज है 10 पारी का वो 8 रन बढ़ गया है। पुराना एवरेज कितना है? पुराना एवरेज है A, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? A प्लस 8। नया एवरेज मेरे भाई कितना हो जाएगा? A प्लस 8। ये नया योग हो गया और ये टोटल नया योग है। यहां से A का मान निकालो सबसे पहले, कितना हो जाएगा? 9A प्लस 100 बराबर 10 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10A प्लस 10 ये 80। भाई ये A उधर जाएगा, 10 में से घटेगा तो A बचेगा, और ये 80 इधर आएगा तो 100 में से घटेगा। आप कहेंगे A बराबर आ गया 20, लेकिन बच्चे 20 आंसर नहीं है। कुछ बच्चे 20 आंसर बता रहे हैं, 20 आंसर नहीं है। उसने आपसे पूछा क्या है, इस बात पर तो ध्यान दो। उसने पूछा है नया औसत। नया औसत, आप अगर A की वैल्यू कह रहे हो 20, तो ये तो 9 पारियों का औसत था, ये तो पुराना एवरेज है। नया औसत तो ये है A प्लस 8, तो नया एवरेज जो है बच्चे वो तो A प्लस 8 है, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? 20 प्लस 8 दैट इज 28। ये है मेरा जवाब। ऐसी छोटी छोटी गलतियां अक्सर एग्जाम में बच्चों से होती हैं, ये वो पूरा क्वेश्चंस कर लेते हैं और जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तब अपने आप दिमाग में आ जाता है कि यार ये क्वेश्चन गलत कैसे हो गया, इसमें तो गलत नहीं होना चाहिए था मुझसे, है ना भाई। 9 पारियां हैं, मैंने कुछ निश्चित औसत A मान लिया, तो योग कितना हो जाएगा? 9A। ये सम है 9 पारियों का। अब कह रहा है कि इसमें अगली पारी 10वीं में 100 रन बना दिए, तो टोटल योग हो जाएगा 9A, तो पुराना योग था 100 और जोड़ दिया उसमें, बराबर पारी कितनी हो गई? टोटल 9 और एक 10वीं पारी, टोटल पारी 10 हो गई। एवरेज कितना हो गया? 8 रन बढ़ गया, तो A प्लस 8। इसको सॉल्व किया तो A बराबर 20 मिला, तो A बराबर 20 है, ये पुराना औसत है जो मैं मान के चला हूं 9 पारियों का। नया औसत कितना है? A प्लस 8, यानी कि आपका 28 होगा। तो आप इसमें क्या तराजू मेथड लगा सकते हो? सर डेफिनेटली लगा सकते हैं, बिल्कुल लग जाएगा तराजू मेथड। कैसे बच्चे? आप यहाँ एक चीज देखो, बड़ी सिंपल सी बात है कि एक तराजू में 9 लोग बैठे हैं, 9 पारियां हैं ना भाई, 9 पारियां हैं, तो तराजू में कितने लोग बैठे हैं? 9 लोग बैठे हैं। कुछ निश्चित एवरेज है, मैंने मान लिया एवरेज है A, मान लिया मैंने एवरेज A है, एवरेज A है। अब उसने कहा कि भैया बाहर से एंट्री मारी एक ने, और कितने किलो वजन का है वो? 100 किलो वजन का है, या फिर अगर मैं कहूं 100 रन लेकर आया है। बाहर से कोई पारी है, उसने इस तराजू के ऊपर बैठा, वो 100 किलो वजन लेके आया है, ऐसा आप मानकर चलो, बाहर से जिसने एंट्री मारी है। और इसके आने की वजह से जो एवरेज है वो प्लस का 8 हो गया। इसके आने की वजह से जो व्यक्ति 100 किलो वजन लेकर आ रहा है ना भाई, 10वीं पारी में 100 रन बनाए, मैं मान के चल रहा हूं कि जो बाहर से व्यक्ति आया है वो 100 किलो वजन लाया है, तराजू पे बैठा, तो उसके आने से एवरेज 8 बढ़ गया। इसका मतलब मैं क्या समझूं? इसका मतलब मैं समझूंगा कि अगर बाहर से आने वाले व्यक्ति के कारण एवरेज 8 बढ़ा है, इट मीन्स वो व्यक्ति जो 100 किलो का है वो पुराने औसत से ज्यादा वजन लेकर आ रहा है, तभी तो उसके आने से एवरेज बढ़ा भैया। इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए हैं एवरेज में, कि अगर एंट्री बाहर से आने वाले व्यक्ति के कारण औसत बढ़ रहा है तो वो तो पुराने एवरेज से ज्यादा वजन लेकर आ रहा होगा, यानी कि जो ये 100 किलो वजन है ये पुराने एवरेज से ज्यादा है। अब हमें देखना है कितना ज्यादा है, तो सबसे पहले आप बताओ, एवरेज अगर 8 बढ़ा है तो टोटल वृद्धि हुई कितने की है? भाई 9 पारियां पहले थी, एक बाहर से एंट्री हुई, पारियां हो गई 10, एवरेज में 8 बढ़ा है, तो टोटल वृद्धि हुई है 80 की। इसका मतलब है जो बाहर से 100 किलो का व्यक्ति आया है वो पुराने औसत से 80 किलो ज्यादा लाया होगा। वृद्धि का मतलब यही है कि टोटल वृद्धि हुई है 80 की, मतलब जो बाहर से व्यक्ति आया वो पुराने औसत से 80 ज्यादा लेकर आया होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पुराना औसत जो रहा होगा, पुराना औसत
पुराना एवरेज जो रहा होगा वो 100 माइनस 80 20 रहा होगा, 100 माइनस 80 20 रहा होगा पुराना एवरेज, क्योंकि इस पुराने एवरेज से 80 ज्यादा लेकर आया है जो बाहर से एंट्री कर रहा है, तभी उसका टोटल 100 है। तो पुराना एवरेज तो 20 आ गया। अगर मुझे नया एवरेज देखना है वो तो सवाल में ही मैं देख लूंगा कि भैया नया एवरेज 8 रन बढ़ा है, तो 20 में 8 जोड़ दो, आप कहेंगे सर 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका आपके सामने ये है ही, एक तरीका ये है। अगले सवाल पे चलते हैं। बताइए बच्चे इस सवाल का आंसर क्या होगा जरा। मैं इस सवाल को दो तरीके से आपको क्यों करा रहा हूं बच्चे, मैं आपको ना एक सोच आपकी डेवलप कराना चाहता हूं मैं, कि आप सवाल के बारे में अलग अलग तरीके से सोचो। देखिए, एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत रन है, हमें नहीं पता कितना है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है और उसका जो एवरेज है 5 रन कम हो जाता है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत, 12वीं पारी के बाद का मतलब है आपसे वो नया औसत ही पूछ रहा है। आप इसे तराजू मेथड से करो या बेसिक मेथड से करो, दोनों से आपका पक्का ही आंसर आना है। सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह, जस्ट मैंने डिजिट चेंज किए हैं, जस्ट डिजिट। उसमें 100 रन बनाए थे 10वीं पारी में, यहां 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। सेम क्वेश्चन है। देखो भाई, 11 पारियों का कुछ औसत है, मैं मान लेता हूं 11 का जो एवरेज है ना, 11 का जो एवरेज है, 11 का जो औसत है, सपोज मैंने मान लिया वो ए है। उसने दिया ही नहीं है कितना औसत है, मैंने मान लिया ए है। अब यहां अगर 11 का एवरेज ए है तो 11 का सम यानी कि योग कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 11 ए, भाई संख्या को मैंने एवरेज से गुणा कर दिया, ये 11 का योग हो गया। अब कह रहा है कि भैया उसने 12वीं पारी में 90 रन बनाए, तो 11 का योग तो 11 ए था, 12वीं पारी में 90 बनाए तो टोटल योग हो जाएगा 11 ए प्लस 90, ये टोटल सम है। अब कह रहा है कि ऐसा करने पर जो उसका एवरेज है ना वो 5 रन कम हो गया। तो पारियां कितनी हो गई, 11 और एक जोड़ी तो 12 पारियां हो गई। एवरेज 5 रन कम होने का मतलब है पुराना एवरेज अगर ए है उसमें 5 माइनस कर दो, यहां से ए का मान निकालो। 11 ए प्लस 90 बराबर 12 ए माइनस का 60, 12 पंजे 60 होता है ना, ये 11 उधर जाएगा, 12 में से घटेगा, ए आ गया, ये 60 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 90 प्लस 60 यानी कि 150। बच्चे ए बराबर 150, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो पुराना औसत था, पुराना जो एवरेज है वो हमारा 150 है, पुराना एवरेज। अब उसने कहा भैया 12वीं पारी के बाद यानी कि नया एवरेज आपसे पूछ रहा है, तो 5 कम हो गया वो तो नया एवरेज अगर हमको चाहिए, नया एवरेज अगर हमको चाहिए तो वो हो जाएगा 150 माइनस 5 यानी कि 145। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। वेरी गुड। अगर आप इसे तराजू मेथड से करना चाहो तो उसे भी ये पॉसिबल है, आप बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, जरा एक बार देख लो भाई। तराजू मेथड से कैसे होगा, आप देखेंगे कि कोई तराजू है और तराजू के ऊपर ना कितने लोग बैठे हुए हैं, 11 लोग बैठे हुए हैं, और 11 का जो एवरेज है वो कितना है, ए। अब कह रहा है कि 12वीं पारी में 90 रन बनाए, इसका मतलब है कि बाहर से एक एंट्री हुई जो कितना किलो वजन लेकर आई है, 90 किलो का, या मैं ये कहूं कि जो बाहर से एंट्री हुई है उसके 90 रन है। अब उसने कहा कि एवरेज उसका 5 रन कम हो गया। बच्चे जो एवरेज है ना वो 5 रन कम हुआ है यानी कि माइनस का 5। और तराजू मेथड में ये चीज मैंने आपको समझाई है कि अगर बाहर से किसी ने एंट्री करी और उसके आने से एवरेज अगर बढ़ा, अगर इंक्रीज हुआ,
इसका मतलब है वो जो बाहर से आया वो औसत से ज्यादा लेकर आ रहा होगा, और अगर जो बाहर से आया है उसके आने से औसत घटा, इसका मतलब है वो औसत से कम लेकर आ रहा होगा, वो औसत से कम लेकर आ रहा होगा। तभी तो उसके आने से सभी का जो औसत है वो घटा है भैया। बात क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताओ कि कुल कमी कितनी रही है? कुल कमी, कुल कमी है सर 11 पारियां पहले थी, एक पारी 12वीं हो गई, 12 पारी हो गई, और 5 की कमी आई है, तो सर कुल कमी है 60 रन की। यानी कि जो ये 90 रन लेकर आया है ना बाहर से, ये मेरे पुराने औसत से 60 कम लेकर आया होगा। पुराने औसत से जो इनका एवरेज रहा होगा उससे 60 कम लेकर आया होगा। यानी कि पुराने औसत में से अगर मैं 60 माइनस करूंगा तब जाकर मुझे ये बाहर वाले के रन मिलेंगे। तो भैया यहां से ए कितना आ जाएगा? 9 6 15 150। ए कितना आ गया? 150। ठीक है, 90 में से 60 नहीं घटाना है। 90 जो बाहर से लेकर आया है ये इतना कम लेकर आया है, कमी, उसका मतलब यही तो है, इतना कम लेकर आया है पुराने औसत से। तो पुराने औसत है ए, उसमें से 60 घटा दूंगा तो 90 मिलेगा, पुराना औसत 150 मिल गया। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर वो तो 5 कम है, तो 150 माइनस 5 दैट इज 145। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन जब आप खुद से करोगे तो आपको इतना सब कुछ सजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल यहीं से, मैं कह रहा हूं आपको केवल ये 2 लाइन लिखनी है, 1 और 2 लाइन लिखनी है और आपका सवाल खत्म हो जाएगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं, ये सब आपको अपनी रफ कॉपी में नहीं बनाना है, जस्ट आपको समझाने के लिए है ये सब। तो ये सवाल करेंगे बच्चे? वेरी गुड, हो गया सर, बिल्कुल बढ़िया बात है। क्रिकेट वाले क्वेश्चन अक्सर बच्चों को परेशान करते हैं जो ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं चैप्टर को, लेकिन अब नहीं करेंगे, ये मुझे भरोसा है। किसी भी सवाल के कॉन्सेप्ट को अगर आपने, बेसिक्स को आपने सीख लिया तो वो सवाल कभी आपको परेशान नहीं करेगा, कितना ही घुमा कर या मोड़ तोड़ कर आपसे पूछ ले, कभी परेशान नहीं करेगा। सवाल है किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। इस बार उसने एवरेज दे दिया, कह रहा 100वीं पारी में उसके कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों का एवरेज जो है 100 बन जाए। ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। तराजू मेथड से तो मैं कह रहा हूं ये एक लाइन में हो जाएगा। भाई अगर मैं इसे वैसे भी करूं, देखो मैं इसे तराजू से करता हूं, अब है ना, बेसिक से आप खुद करना कि 99 पारी का एवरेज 99 है, तो योग कितना हो जाएगा? 99 गुणा 99, ये योग हो जाएगा, ये योग हो जाएगा, योग 99 पारियों का योग। फिर भैया उसने 100वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे वो पूछ रहा है, 100वीं पारी में, तो वो हो जाएगा 99 गुणा 99, और 100वीं पारी के रन मान लेता हूं मैं ए या आर मान लेता हूं, बराबर पारी कितनी हो गई? 100 पारी हो गई ना 99 और एक, और कह रहा 100 पारियों का एवरेज 100 हो जाएगा, तो योग हो जाएगा 100 गुणा 100। यहां से आपको आर का मान निकालना है, और उसके लिए आपको 99 गुणा 99 और 100 गुणा 100 10,000 करना पड़ेगा। फिर आपको 10,000 में से 99 गुणा 99 आपको घटाना होगा, दैट इज 9801, और आपका आंसर आ जाएगा 199। भाई 99 का स्क्वायर क्या होता है? 9801 प्लस आर बराबर 100 गुणा 100 10,000, तो आर कितना आ जाएगा? 10,000 में से 9801 जाएगा, तो आप कहेंगे सर 199। लेकिन अगर मैं कहूं कि इतना कुछ करना ही नहीं है आपने, एक बार मुझे थम्स अप करके वो लोग बताओ जिन्होंने इसे तराजू मेथड से कर लिया, सक्सेसफुली कर लिया, जिन्होंने, बताओ जल्दी से। ऑलमोस्ट सभी ने किया होगा, क्योंकि आप सब लोग कामचोर हो। कामचोर बनना भी चाहिए मैथ्स में, मैं कह रहा हूं जितना कामचोर बनोगे ना मैथ्स उतना आसान होगा। कामचोर का मतलब है कि कोई सवाल बड़ा है उसको करने का आसान तरीका ढूंढो। यार इतना बड़ा क्वेश्चन कौन इतना बड़ा सॉल्यूशन करेगा, आसान तरीके से करते हैं, वो होती है कामचोरी। जितना कामचोर बनोगे मैथ्स में
उतना मैथ्स आपका अच्छा होगा। तो आप सभी लोग कामचोर हो और आप लोगों ने बहुत अच्छे छोटा सा तरीका ढूंढ के और इतने बड़े तरीके पे आप गए नहीं और आपका हो गया। कैसे, जरा देखते हैं भाई। अगर मैं इसका सेकंड मेथड यहीं पर करूं, सेकंड मेथड अगर मैं यहीं पर करूं, इसका सेकंड मेथड क्या कहता है, कोई तराजू है, कोई तराजू है, उसमें 99 लोग बैठे हुए हैं और उन सभी का एवरेज भी 99 है। 99 लोग बैठे हैं और उन सभी का एवरेज भी 99 है। अब बाहर से एक बंदे ने एंट्री मारी और जो एंट्री मारी है वो 100 किलो वजन लेके आ रहा है। नहीं, उसका वजन नहीं दिया हुआ, सॉरी, उसका वजन नहीं दिया हुआ। इसने जो एंट्री मारी है, इसके आने से जो एवरेज है वो 100 हो गया। बच्चे एवरेज 99 से बढ़ के 100 हुआ है। 99 से बढ़ के अगर एवरेज 100 हुआ है तो क्या औसत में +1 हुआ है? भाई पुराना औसत तो 99 था, नया एवरेज जो है वो 100 हो गया, तो एवरेज तो +1 हो गया। और मैंने आपके दिमाग में एक सेट कर दी है बात कि अगर बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है और उसके आने से अगर औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति औसत से ज्यादा वजन ला रहा होगा। और कितना ज्यादा ला रहा होगा वो वृद्धि आप निकाल लो। वृद्धि, टोटल वृद्धि कितनी है भाई? औसत में +1 की वृद्धि है और लोग कितने हो गए हैं? 99 पारी तो पहले थी, एक पारी उसने और खेल ली तो टोटल पारी हो गई 100। तो एक का एवरेज में वृद्धि हुई है तो कुल वृद्धि 100। तो जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है उसका रन कितने होंगे? 100 प्लस पुराना एवरेज है 99। आप कहेंगे सर 199। ऑप्शन नंबर 3। मैं तो डर गया कि सॉल्व भी किया और सर कामचोर कह रहे हैं। नहीं, कामचोरी का मतलब मैथ्स का में अलग होता है। ये सवाल करो बच्चे, ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा मैं काम चोरी करता हूँ, कलम भी नहीं चलाना चल चाहता। क्या बात है। देखो, एक क्रिकेट का 20 मैच का एवरेज है 52, 20 का एवरेज, उसका उच्चतम और न्यूनतम स्कोर, उच्चतम स्कोर जो हाईएस्ट स्कोर है वो लोएस्ट से 120 रन ज्यादा है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दूं, कौन सी दोनों पारी? हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर, उच्चतम और न्यूनतम, दोनों को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं, अगर मैं हटा दूं, तो पारी कितनी बचेंगी? 20 में से अगर मैंने 2 पारी हटा दी तो 18 पारी बचेंगी। तो उसने कहा शेष 18 मैच में उसका एवरेज हो जाएगा 50। तो क्रिकेटर का मैक्सिमम स्कोर क्या है, अधिकतम स्कोर क्या है, ये आपसे पूछा है। बताओ भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि उस क्रिकेटर के 20 मैचों का जो एवरेज है वो 52 है, 20 का, तो 20 का सम यानी कि योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 20 मैचों का एवरेज अगर 52 है तो 20 मैचों का योग कितना हो जाएगा? 20 गुणा 52, दैट इज 1040। भाई गुणा करेंगे, 52 दूनी 104 और ये जीरो लास्ट में रहेगा, तो 1040 ये 20 का योग है। अब उसने कहा कि अगर मैं उच्चतम, उच्चतम स्कोर को बच्चे हाईएस्ट स्कोर बोलते हैं, इसको मैं एच से डिनोट कर रहा हूं, और न्यूनतम स्कोर को लोएस्ट बोलते हैं, इसको हम एल से डिनोट करेंगे, है ना। अपनी कॉपी में आप लिख लेना कहीं साइड में, जो लोग नोट्स बना रहे, नहीं तो बने बनाए नोट्स मिलेंगे उसमें लिखा मिलेगा आपको कि उच्चतम स्कोर को एच बोलते हैं और न्यूनतम को लोएस्ट एल हम बोलकर चलते हैं, ताकि इतना बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े। अब उसने कहा अगर मैं एच और एल दोनों को देखूं तो उसने बोला है जो उच्चतम स्कोर है वो न्यूनतम से 120 रन ज्यादा है। यानी कि अगर मैं उच्चतम स्कोर में से न्यूनतम स्कोर माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 120। मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 120। अगर मैं हाईएस्ट में से, उच्चतम स्कोर में से न्यूनतम स्कोर माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 120 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई आप ये मानकर चलो कि आपके पास मुझसे 10,000 रुपए ज्यादा है, आपके पास मुझसे 10,000 रुपए ज्यादा है,
तो अगर आपके पैसे में से मेरे पैसे घटा दिए जाए तो 10,000 रुपये तो आएगा। तो ये वही तो है कि उच्चतम स्कोर अगर न्यूनतम से 120 रन ज्यादा है, तो अगर उच्चतम में से न्यूनतम घटा दूंगा तो 120 आएगा। ये बात क्लियर है, इसको साइड में रखो। अब उसने कहा अगर मैं इन दोनों पारियों को हटा दूं, इन दोनों को, तो दो पारियां हट गई, तो 18 का एवरेज कितना आएगा? 50। तो 18 का योग कितना हो जाएगा? 18 गुणा 50, 18 पंजे 90, दैट इज 900। अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चे, सामने देखेंगे एक बार कि 20 का योग कितना है? 1040, और 18 का योग कितना है? 900। 18 का योग 900 है, यानी कि दो पारियां मैंने कम की। अगर मुझे उन दो पारियों का योग चाहिए, जो दो पारियां मैंने कम की है, 20 से 18 की है, तो वो दोनों पारी तो हाईएस्ट और लोएस्ट वाली होंगी ना, क्योंकि इसने इन दोनों को ही कम किया है। अगर मुझे इन दोनों का योग चाहिए तो भैया मैं 1040 में से 900 माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा आपका 140। कितना आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा आपका 140। अब मुझे हाईएस्ट और लोएस्ट मिल गया कि H प्लस एल बराबर 140 है, और ये तो सवाल ने दिया ही था। H माइनस एल कितना है? 120। ये दो स्टेटमेंट मुझे मिल गए। यहां से H की वैल्यू भी निकाल सकता हूं और L की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूं। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं। मान लो अगर A प्लस बी आपके पास है 10 और आपके पास A माइनस बी है 6, अगर मुझे A का मान निकालना हो, जिसके साथ दोनों साइड प्लस प्लस है, A का मान अगर मुझे निकालना हो, तो इन दोनों वैल्यूज को जोड़कर 10 प्लस 6 और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये A का मान होता है। अगर मुझे B का मान निकालना हो, जिसके साथ प्लस और माइनस दोनों तरह के साइन है, अगर उसकी वैल्यू निकालनी हो तो बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर वही है कि H प्लस एल 140 है और H माइनस एल 120 है, जो सवाल ने दिया है। अगर मुझे H का मान निकालना है प्लस प्लस वाले का, तो मैं दोनों को जोड़ूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये आ जाएगा 260 और बटा 2, आप कहेंगे 130। ये उसका हाईएस्ट स्कोर आ गया, और वही आपसे पूछा है अधिकतम वाला स्कोर, आप कहेंगे सर 130। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने कर लिया, वेरी गुड। आगे चलें, अगले सवाल पे आ जाओ। ये सवाल करेंगे। सवाल है, क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 ही था। रन रेट क्या होता है वो देखेंगे अभी। 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए? Run rate in the first 10 overs of a cricket game is 3.2. The question was, what should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 282 runs? सबसे पहले रन रेट की बात करते हैं। रन रेट की, रन रेट होता क्या है? जिन बच्चों को क्रिकेट का थोड़ा शौक है वो जानते होंगे, जिनको नहीं है उनको मैं बता रहा हूं कि रन रेट क्या होता है। बच्चे, रन रेट भी दो तरह का होता है। दो तरह का रन रेट होता है, दो तरह का। एक तो होता है जब हम बात कर रहे हो बैटिंग साइड की, और जब हम बात कर रहे हो किसकी? बॉलिंग साइड की। जब हम बात कर रहे हो बॉलिंग साइड की, एक तो जब हम बात कर रहे हो जो क्रिकेटर बैट से रन बना रहा है उसकी, और एक जो बॉलर बॉल फेंक रहा है, वहां भी एक रन रेट की बात होती है। तो बैटिंग की अगर मैं रन रेट की बात करता हूं बच्चे, इसका मतलब है रन प्रति ओवर, रन प्रति ओवर, यानी कि रन पर ओवर। एक ओवर में कितने रन, एक ओवर में कितने रन। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 10 ओवर का 10 ओवर का 10 ओवर का जो रन रेट है, जो रन रेट है
वो 2 है। 10 ओवर का जो रन रेट है वो 2 है। इसका मतलब है कि मैच जो है वो 10 ओवर का है और रन रेट 2, मतलब 1 ओवर में 2 रन बनते हैं। औसतन 2 रन, रन रेट का मतलब औसतन मानकर चलते हैं हम लोग, औसतन। औसतन यानी कि रन रेट मतलब एक एवरेज में औसतन 2 रन बनते हैं। अगर मैं टोटल रन आपसे पूछूं, टोटल रन आपसे पूछूं, आप कहेंगे सर 1 ओवर में अगर 2 बन रहे हैं, रन रेट का मतलब यही है। टोटल 10 ओवर का मैच है तो टोटल रन हो जाएंगे 20। 10 ओवर में, 10 ओवर में टोटल रन कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ये होता है रन रेट, यानी कि कितने रन है, टोटल रन बटे ओवर, कितने ओवर है। अगर मैं बात करता हूं बॉलिंग साइड की, अगर मैं बात करता हूं बॉलिंग साइड का रन रेट क्या होता है बच्चे, ये होता है आपका कि आपने कितने विकेट लिए, कितने रन देकर, कितने रन देकर आपने कितने विकेट लिए, यानी कि रन, ओ सॉरी, विकेट, रन प्रति विकेट, रन प्रति विकेट। ये होता है आपका बॉलिंग साइड का एवरेज रन पर ओवर, पर विकेट, रन पर विकेट। जैसे आपने क्रिकेट अगर थोड़ा बहुत देखा होगा, आप जानते होंगे कि किसी बॉलर ने 50 रन देकर 3 विकेट लिए, 5 विकेट लिए, 50 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो उसका रन रेट कितना हो जाएगा? 50 रन और 5 विकेट लिए, तो सर उसका रन रेट हो जाएगा 10। ठीक है, तो उसका रन रेट कितना हो जाएगा? 10। ये भी आपको क्लियर हो गया। सवाल पे आते हैं, जरा इस पे देखेंगे। सवाल है, क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था, तो पहले 10 ओवर में अगर रन रेट 3.2 है तो पहले 10 ओवर का टोटल रन कितना होगा वो आप निकाल सकते हो। पहले 10 ओवर के टोटल रन कितने होंगे? आप कहेंगे सर 3.2 से गुणा कर दो। सर पहले 10 ओवर में 32 रन बने होंगे। पहले 10 ओवर में कितने रन बने होंगे? 32। रन रेट को ओवर से गुणा कर दिया। अब कह रहा है कि 282 का टारगेट है और 32 रन बन चुके हैं, तो अब कितने रन और बनाने हैं? शेष रन कितने बचे हैं? शेष रन, रिमेनिंग जो रन बचे हैं, वो टारगेट कितना है बच्चे? 282 का। उसमें से मैं 32 माइनस कर रहा हूं, तो 0 5 250 रन और बनाने हैं। और कितने ओवर में बनाने हैं? उसने कहा शेष 40 ओवर में बनाने हैं, शेष 40 ओवर में। तो आप कहेंगे सर 40 ओवर में 250 रन का टारगेट है, 40 ओवर में तो शेष 40 ओवर में 250 रन का टारगेट है कि 32 तो बना चुका है, 32 तो बना चुका है 10 ओवर में 3.2 के रन रेट से। तो 282 का टारगेट है, शेष 250 बनाने हैं 40 ओवर में। तो यहां अगर मैं उसका रन रेट देखूंगा, तो मैंने कहा रन प्रति ओवर, तो भैया 250 बटे 40 ओवर है, 40 से डिवाइड कर देंगे, 25/4 यानी कि 6.25 रन प्रति ओवर अभी और चाहिए। अभी हमें और कितने रन चाहिए 1 ओवर में? 6.25 औसतन। चलिए ये कर लीजिए क्वेश्चन। 50 ओवर वाले क्रिकेट के एक मैच में पहले 20 ओवर में रन रेट 5.2 था। 344 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 30 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए? बताओ भाई।
सवाल है 50 ओवर वाले क्रिकेट मैच में 20 ओवर में रन रेट है 5.2, तो 20 ओवर में टोटल रन कितने होंगे? 20 गुणा 5.2, पॉइंट हटेगा, ऊपर नीचे 10 लग जाएगा, 0, 52 दूनी 104, यानी कि 20 ओवर में 104 रन बन चुके हैं। अभी टारगेट कितना है? 344 रन का। तो शेष रन कितने बचे हैं? रिमेनिंग जो रन बचे हैं कितने बचे हैं? 344, और उसमें से हम 104 माइनस कर देंगे, तो 4 में से 4 गया 0, 4 में से 0 गए 4, 3 में से 1 गया 2। सर 240 का टारगेट अभी और है। ओवर कितने बचे हैं? 50 ओवर का मैच है, 20 ओवर हो चुके हैं सर, अभी 30 ओवर और बचे हैं। तो ये मैं कह सकता हूं कि 30 ओवर में जो उसे रन बनाने हैं तो 240 बनाने हैं। अगर मैं रन रेट की बात करता हूं तो रन रेट क्या हो जाएगा? 240 बटा 30। आप कहेंगे सर 8 रन प्रति ओवर अभी और चाहिए, 8 रन प्रति ओवर अभी उसको और चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने कर लिया। तो ये आपका कुछ क्रिकेट संबंधित प्रश्न थे जो कई सारे हम लोगों ने किए टाइप 10 में। अब हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं। एक तो आपके आयु संबंधित 4-5 क्वेश्चन हैं, और कुछ मिसलेनियस बचे हुए हैं हमारे। तो 12-13 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं, वो हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए भाई, ठीक है, आज क्लास थोड़ी सी 6-7 मिनट पहले हो रही है कंप्लीट। क्यों? क्योंकि अब ये अगर मैं आयु संबंधित प्रश्नों पे चला गया तो वहाँ थोड़ा सा फिर हमें ज़्यादा डीप में जाना पड़ेगा, क्वेश्चन शुरू नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज़ को फ्रेश हम कल ही शुरू करेंगे। कुलदीप कुमार क्या करें सर, कल वाली रिकॉर्ड क्लास देखी, समझ कम आई। कुलदीप भाई उसे एक बार और देखो रिकॉर्ड क्लास को, इसका इलाज यही है। ये आप भी जानते हैं कि इस बात का इलाज यही है कि दोबारा ही मुझे देखनी पड़ेगी। जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो रिपीट करो। एक ही सॉल्यूशन है मैथ्स का, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, रिपीट पे देखो, रिपीट पे देखो, रिपीट पे देखो, ठीक है। और ऑनलाइन का फ़ायदा भी हमारा यही है। तो चलिए मिलते हैं अपने कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।